अजीत डोभाल, एक ऐसा नाम जिनकी जिंदगी किसी जासूसी थ्रिलर से कम नहीं लगती। एक ऐसा शख्स जिसने भारत की सुरक्षा नीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए आज उनकी इस असाधारण यात्रा को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जब भी ये सवाल उठता है कि भारत का जेम्स बॉन्ड कौन है, तो बहुत से लोगों के दिमाग में एक ही नाम आता है, अजीत डोभाल। लेकिन वो सिर्फ एक जासूस से कहीं कहीं ज्यादा हैं। आइए देखते हैं कि वो इस मुकाम तक पहुंचे कैसे। ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं, ये उनके शानदार करियर की एक झलक है। 1968 में एक आईपीएस ऑफिसर से शुरुआत और 2014 में देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर तक का सफर। हर एक पड़ाव ये दिखाता है कि भारत की सुरक्षा में उनकी भूमिका कैसे बढ़ती चली गई। हम इनमें से कुछ बहुत ही अहम लम्हों को जरा करीब से देखेंगे। तो उनकी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी घटना से जिसने उनके पूरे करियर की दिशा ही तय कर दी। यहीं पर उन्होंने पहली बार ये साबित किया कि वो सिर्फ नियमों पर चलने वाले ऑफिसर नहीं, बल्कि एक कमाल के रणनीतिकार हैं। सोचिए, साल था 1971। केरल का थलासेरी इलाका सांप्रदायिक दंगों की आग में बुरी तरह जल रहा था। हालात इतने खराब थे कि बड़े बड़े सीनियर पुलिस अधिकारी भी वहां जाने से कतरा रहे थे। तब वहां भेजा गया एक 27 साल के नौजवान अफसर को, अजित डोभाल को। वहां जाकर उन्होंने वो नहीं किया जो शायद कोई और करता। बल प्रयोग करने की बजाय उन्होंने एक बिल्कुल अलग तरीका अपनाया। पहले तो खुफिया जानकारी इकट्ठा की, फिर दंगे भड़काने वाले सरगनाओं को पहचाना और उनसे सीधे जाकर बात की। इतना ही नहीं, उन्होंने लोगों का लूटा हुआ सामान तक वापस दिलवाया और नतीजा, एक हफ्ते के अंदर बिना एक भी गोली चलाए दंगे शांत हो गए। और बस यहीं से उनके जासूसी करियर का वो दौर शुरू हुआ जिसने अजीत डोभाल को एक लेजेंड बना दिया। उन्होंने भारत के लिए कुछ सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी अंडरकवर मिशनों को अंजाम दिया। मिजोरम में उस वक्त उग्रवाद अपने चरम पर था। सरकार के पास एक सीधा रास्ता था, मिलिट्री एक्शन। लेकिन डोभाल ने एक दूसरा, ज्यादा मुश्किल रास्ता चुना। उन्होंने उग्रवादी संगठन मिजो नेशनल फ्रंट के अंदर ही घुसपैठ की और उसे अंदर से ही तोड़ने का प्लान बनाया। उनकी ये रणनीति इतनी कामयाब रही कि खुद विद्रोही नेता लालडेंगा ने बाद में ये माना कि अजित डोभाल ने मेरे 6 कमांडरों को अपनी तरफ कर लिया था, इसलिए मेरे पास सरेंडर करने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं बचा था। ये बंदूक की नहीं, दिमाग की जीत थी। और ये तो बस एक किस्सा है, उनके कारनामों की लिस्ट बहुत लंबी है। सिक्किम को भारत में मिलाने की रणनीति हो या फिर पाकिस्तान में 7 साल तक अंडरकवर रहकर जासूसी करना, उनके काम का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल को पाने में 14 साल लग जाते हैं, वो उन्हें सिर्फ 7 साल की सर्विस में मिल गया था। अब बात करते हैं उन दो बड़े राष्ट्रीय संकटों की, जहां डोभाल के कौशल की असली परीक्षा हुई, वो भी पूरे देश और मीडिया की नजरों के सामने। साल था 1988। स्वर्ण मंदिर में एक बार फिर आतंकवादी घुस चुके थे। सरकार पर जबरदस्त दबाव था कि ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसी कोई विवादास्पद घटना दोबारा ना हो। ये जिम्मेदारी दी गई अजित डोभाल को। डोभाल ने जो प्लान बनाया वो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं था। पहले वो एक रिक्शा चालक बनकर जानकारी जुटाते रहे और फिर एक पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट होने का नाटक करके मंदिर के अंदर घुस गए। अंदर से उन्होंने आतंकवादियों की पूरी जानकारी बाहर भेजी और फिर पानी बिजली काटकर उन पर दबाव बनाया गया। और नतीजा, बिना एक भी गोली चले सारे आतंकवादियों ने सरेंडर कर दिया। अच्छा, 1999 के कंधार संकट पर आने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि उस वक्त तक डोभाल 15 से भी ज्यादा प्लेन हाईजैकिंग के मामलों में नेगोशिएशन कर चुके थे। मतलब वो इस काम के माहिर थे। इसीलिए जब IC 814 को हाईजैक किया गया तो सरकार ने उन्हें ही याद किया। ये स्थिति शायद उनकी जिंदगी की सबसे मुश्किल घड़ी थी। प्लेन तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में था और भारत में यात्रियों की जान बचाने का जबरदस्त दबाव था। बातचीत की जिम्मेदारी डोभाल कर थी। और इस बातचीत का नतीजा उनकी टीम की बहुत बड़ी कामयाबी थी। देखिए, आतंकवादियों ने शुरू में 36 आतंकवादियों की रिहाई और $20 करोड़ की मांग की थी। लेकिन डोभाल की टीम ने इस मांग को इतना कम करवा दिया कि आखिर में सिर्फ 3 आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा। और सबसे जरूरी बात, सभी यात्रियों को सुरक्षित वापस लाया गया।
अब आप सोच रहे होंगे कि 2005 में आईबी डायरेक्टर के पद से रिटायर होने के बाद वो शायद शांत बैठ गए होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। उन्होंने पर्दे के पीछे से भारत की सुरक्षा और नीति को दिशा देना जारी रखा और इसी वजह से आखिरकार सत्ता के शिखर पर उनकी वापसी हुई। रिटायरमेंट के ठीक बाद उन्होंने दाऊद इब्राहिम को खत्म करने का एक बहुत ही साहसी प्लान बनाया, जो बदकिस्मती से मुंबई पुलिस के एक एक्शन की वजह से फेल हो गया। इसके बाद उन्होंने विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन यानी VIF की स्थापना की। ये एक ऐसा थिंक टैंक है जिसने ब्लैक मनी से लेकर भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन तक देश के बड़े मुद्दों पर नीतिगत चर्चा को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। तो चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में चलते हैं। यहाँ हम बात करेंगे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पर उनके असर की और साथ ही उनसे जुड़े कुछ विवादों की भी। NSA बनने के बाद उन्होंने डोभाल डॉक्ट्रिन को पेश किया। इसने भारत की सुरक्षा नीति को पूरी तरह बदल दिया। सीधी और सरल भाषा में इसका मतलब है कि अब भारत सिर्फ हमलों का जवाब नहीं देगा, बल्कि जहां से खतरा पैदा हो रहा है वहीं घुसकर उसे खत्म करेगा। ये सिर्फ डिफेंसिव खेलने की बजाय जरूरत पड़ने पर ऑफेंसिव होने की नीति है। जाहिर है जब कोई इतने ऊंचे पद पर होता है तो विवाद भी उसका पीछा करते हैं। उनके परिवार पर कई राजनीतिक आरोप लगे, जैसे कि उनके एक बेटे का बिजनेस पार्टनर पाकिस्तानी था और दूसरे बेटे पर वित्तीय गड़बड़ी के आरोप लगे। दूसरे मामले में उन्होंने मानहानि का केस किया, जिसके बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश को अदालत में बाकायदा माफी मांगनी पड़ी। तो आखिर में ये सवाल बचता है, अजीत डोभाल की असली विरासत क्या है? एक निस्वार्थ देशभक्त जिसने देश के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, या फिर एक पावर ब्रोकर जिसने सत्ता के गलियारों के खेल को बखूबी समझा और खेला? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।